Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रूरल बैंकिंग। दोस्तों रूरल बैंकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 सेशन है। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड 15 क्वेश्चंस विच वेर आस्क्ड इन द फ्रॉम रूरल बैंकिंग इन द प्रीवियस ईयर इन द दिसंबर 2022। सो इन दिस सेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस सेशन। सो लेट्स सी दोस्तों, इस पार्टिकुलर सेशन से आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक पे दोस्तों आपको कम फोकस करना है। सो यू विल बी एबल टू गेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज द मोस्ट फर्टाइल। दोस्तों सॉइल टाइप जरूर देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि एल्फिसॉल, दूसरा है वर्टिसॉल, तीसरा है एल्यूवल सॉइल, चौथा है लेटराइट सॉइल। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सॉइल टाइप सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है एल्फिसॉल। सो प्लीज़ रिमेंबर, तो आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा सॉइल टाइप सबसे ज़्यादा फर्टाइल है तो आंसर है एल्फिसॉल। वर्टिसॉल, एल्यूवल सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन तीनों से सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है एल्फिसॉल में। सो एल्फिसॉल के बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सॉइल टाइप है जो कि करेक्टराइज किया जाता है हाई लेवल ऑफ क्ले एंड इज प्रोन टू क्रैकिंग। दोस्तों ये सॉइल टाइप जरूर देख के जाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ क्ले एंड इज प्रोन टू क्रैकिंग। बताइए कौन सा सॉइल टाइप है जिसमें सबसे ज़्यादा क्ले का लेवल रहता है, मात्रा रहता है और उसमें क्रैकिंग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऑप्शन ए का रहा है एल्फिसॉल, बी का रहा है वर्टिसॉल, सी का रहा है एल्यूवल सॉइल, डी का रहा है लेटराइट सॉइल। दोस्तों इसका सही जवाब है वर्टिसॉल। प्लीज़ रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, एल्फिसॉल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है जबकि आपका वर्टिसॉल में सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्ले होता है और क्रैकिंग से भी सबसे ज़्यादा प्रोन होता है हमारा वर्टिसॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको एमएसपी कहते हैं हम लोग, आप जानते होंगे एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो एमएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि ये एमएसपी का पहला ऑप्शन कर रहा है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिले, बी कर रहा है कि एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना, सी कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ फूड फॉर कंज्यूमर को घटाना और डी कर रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केट को स्टेबलाइज करना। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक मेन मकसद है ये इंश्योर करना कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिले। सो फ्रेंड्स, यदि आपको रूरल बैंकिंग के लिए इफ़ यू नीड 100+ MCQs फ्रॉम ईच यूनिट एंड ऑलमोस्ट 2000 MCQs फ्रॉम 20 यूनिट्स, यू कैन ऑफर आवर पेड MCQs प्लान। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हर एक यूनिट के PDF बना के रखे हैं मैंने, जिसमें जितने पॉसिबल MCQs हैं सब के सब कवर्ड हैं। और दोस्तों यदि आप इन सभी MCQs को एक दो बार रिवाइज करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपको रूरल बैंकिंग में 50+ मार्क्स आएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। इफ़ यू कवर ऑल दिस MCQs in each PDF you will get 100+ MCQs from each unit and overall there are 20 units, so there are 2000 MCQ। यदि आप इस 2000 MCQ को एक से दो बार रिपीट कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका रूरल बैंकिंग में पेपर में आराम से आप इसे 50+ स्कोर कर पाएंगे। यदि यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सच मटेरियल, प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम अपने डिस्कशन को। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम में से कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस। बताइए क्वालिटी मेडिसिन कौन सा स्कीम प्रोवाइड करता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। इसमें देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखा हुआ है और कॉलम बी में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स फ्री LPG कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। फिर नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अमृत कहते हैं। कॉलम बी में लिखा है एम टू प्रोवाइड बेसिक सिविल एम्यूनिटीज़ टू अर्बन एरिया। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑब्वियस बात है, सही लगाया गया है कि PMUY जो है फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड करता है पुअर हाउस होल्ड को, और अमृत जो है ये बेसिक सिविक एम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया में। तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था मालेगांव कमेटी का। बताइए मालेगांव कमेटी का कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये कर रहा है कि एक सेपरेट कैटेगरी बनाना NBFC का जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेट हो, जिसे हम लोग NBFC MFI डिजिग्नेट करें। बी कर रहा है कि नंबर ऑफ MFI को लिमिट करें जो कि सिंगल बोरोवर को लैंड कर सकते हैं। सी कर रहा है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को इस्टेब्लिश करना, और डी कर रहा है कि कोलेट्रल कितना चाहिए माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए उसके अमाउंट को इंक्रीज करना।
बताइए मालेगांव कमेटी का क्या रिकमेंडेशन नहीं था। दोस्तों सही जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर डी। मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड ये नहीं किया था कि हम कोलेट्रल बढ़ाएं जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? BCR यानी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप का। बताइए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और IRR के बीच में रिलेशनशिप का कौन सा सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए कर रहा है कि BCR एंड IRR आर ऑलवेज इक्वल, बी कर रहा है कि BCR इज ऑलवेज ग्रेटर देन IRR, सी कर रहा है कि BCR इज ऑलवेज लेस देन IRR, डी कर रहा है कि BCR एंड IRR आर नॉट नेसेसरी रिलेटेड। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। BCR और IRR रिलेटेड नहीं है। BCR मेजर होता है क्या रेशियो है बेनिफिट का कॉस्ट के साथ, और IRR मेजर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रोजेक्ट का हाई BCR हो सकता है और लो IRR हो सकता है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ड डेफिनेशन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का? ऑप्शन ए कर रहा है कि जिस डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो किसी प्रोजेक्ट का, बी कर रहा है कि जो हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है, सी कर रहा है कि टोटल बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू द टोटल कॉस्ट का रेशियो, डी कर रहा है कितना समय लगेगा एक इन्वेस्टमेंट को खुद के लिए पे करने का। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक डिस्काउंट रेट होता है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट का जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मालेगांव कमेटी के बारे में? बताइए मालेगांव कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि मालेगांव कमेटी को सेटअप किया गया था RBI के द्वारा 2010 में ताकि मैटर और कंसर्न को समझ सके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। बी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी ने पता लगाया कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट, कोर्सिव रिकवरी प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ फोकस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी ने रिकमेंड किया कि बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया जाए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, जिसमें कैप आना चाहिए इंटरेस्ट रेट पे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे फोकस होना चाहिए, एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना चाहिए सेक्टर के लिए। और डी कर रहा है कि मालेगांव कमेटी रिपोर्ट को RBI ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने सारे मालेगांव कमेटी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि RBI ने इस पर एग्री नहीं किया कि हम इंटरेस्ट रेट कैप करेंगे 20% पे, लेकिन RBI एग्री किया कि हम बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए, तो इसको RBI ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KCC के बारे में और RB गुप्ता कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि KCC स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1998, बी कर रहा है दोस्तों कि RB गुप्ता कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ KCC स्कीम, सी कर रहा है KCC स्कीम इज अ क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर, डी कर रहा है KCC स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, RB गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया था KCC स्कीम के रिकमेंडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है 73rd अमेंडमेंट एंड द ग्राम पंचायत? बताइए ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज सिस्टम का 73rd अमेंडमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला 73rd अमेंडमेंट 1992 में पास हुआ। दूसरा 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस देता है पंचायती राज सिस्टम को। तीसरा ग्राम पंचायत लोएस्ट टियर है पंचायती राज सिस्टम का। चौथा ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है विलेज के डेवलपमेंट का। दोस्तों बताइए 73rd अमेंडमेंट के बारे में क्या सही नहीं है? दोस्तों सही जवाब है इसका 73rd अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1992, दिस इज रॉन्ग। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव ऑफ PMKSY। पहला द हर खेत को पानी इनिशिएटिव टू एम टू प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म इन द कंट्री। बी कर रहा है कि द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड वाटर यूज एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में करेक्ट नहीं है? राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पहला कि एग्रीकल्चर सेंसस हर एक 5 साल में कंडक्ट होता है। दूसरा कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस डेटा कलेक्ट करता है कितने ऑपरेटिंग होल्डिंग है, कितनी साइज़ क्या है, कितने तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, क्या लाइव स्टॉक और किस तरह का लाइव स्टॉक फार्मर ने ऑन किया है। सी कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस से आप एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, दिस इज रॉन्ग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिले क्रॉपिंग के बारे में करेक्ट नहीं है? पहला कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग एक तरह का मल्टीपल क्रॉपिंग है। दूसरा कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग में जो सेकंड क्रॉप है उसे प्लांट किया जाता है पहले क्रॉप के बाद, जैसे ही पहले क्रॉप अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हार्वेस्ट हो। दोस्तों सी कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग जो है क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। डी कह रहा है कि रिले क्रॉपिंग जो है सॉइल क्वालिटी को बढ़ाता है और इरोजन को घटाता है। दोस्तों सही जवाब है कि इसका ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है कि रिले क्रॉपिंग एक तरह का मल्टीपल क्रॉपिंग है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है
जो कि अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है सिटीजन को। PMJAY वाज लॉन्च इन 2014। PMJAY हैज़ ओवर 5000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस इंडिया। PMJAY हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बाय अप टू 80%। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में इसका सही जवाब कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। PMJAY को लॉन्च किया गया 2015 में, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट है कि 5000 जन औषधि केंद्र हैं, ये कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 80% तक घटा देता है, ये सभी सही है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ये सब बहुत क्रूशियल टॉपिक है, जरूर देख के जाइए। पहला ऑप्शन है कि SDI एक स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन का और पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर का। SDI से आप जो है कंट्रीज़ को रैंक कर सकते हैं 4 टियर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। सी कर रहा है कि SDI को क्रिएट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा। और डी कर रहा है कि SDI एक परफेक्ट मेजर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, गलती से ई लिखा गया है, प्लीज़ कंसिडर इट डी। तो डी कर रहा है कि SDI एक परफेक्ट मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके बारे में? समधा फॉर फिशरी। समधा फॉर फिशरी बताइए। समधा इज अ टाइप ऑफ एक्वाकल्चर दैट यूज फ्लोटिंग केजेस टू रेज फिश। Samdha is a sustainable and environmentally friendly way to raise fish. Samdha can be used to raise a variety of fish species including tilapia, catfish and shrimp. Samdha is a relatively new technology and there is still some uncertainty about its long-term sustainability. दोस्तों समधा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है कि एक नया रिलेटिवली नया टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है इसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डी इज़ इनकरेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगा और मलबेरी सिल्कवर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बताइए दोस्तों, मूंगा और मलबेरी सिल्कवर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जरा ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि मूंगा सिल्कवर्म प्रोड्यूस गोल्ड येलो सिल्क थ्रेड, राइट, और वाइल मलबेरी सिल्कवर्म प्रोड्यूस अ वाइट सिल्क थ्रेड। मूंगा सिल्कवर्म वाज फाउंड ओनली इन स्टेट ऑफ असम इंडिया, और मलबेरी सिल्कवर्म फाउंड इन ऑल ओवर। ये जरूर देख के जाइएगा कि मूंगा वाला कहाँ दिखा जाता है, मलबेरी वाला कहाँ दिखा जाता है। मूंगा सिल्क इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लस्टरस दैन मलबेरी सिल्क। मूंगा सिल्क इज मोर एक्सपेंसिव दैन मलबेरी सिल्क। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी कि मूंगा सिल्कवर्म वाज फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ असम इंडिया, और मलबेरी सिल्कवर्म कैन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा KCC कमेटी लैंड रिफॉर्म के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला कह रहा है कि KCC कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2013 ताकि इम्प्लीमेंट कर सके लैंड रिफॉर्म का इंडिया भारत में। बी कर रहा है कि KCC कमेटी ने देखा कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है लैंड रिफॉर्म भारत में। KCC कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए कैसे हम लैंड रिफॉर्म को इम्प्रूव करें। KCC कमेटी का रिकमेंडेशन को लार्जली इंप्लीमेंट किया गया सरकार के द्वारा। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। KCC कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए लेकिन बहुत सारे अप्लाई नहीं हुए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? PSL शॉर्टफॉल इन RRDF विद नाबार्ड। दोस्तों बैंक दैट फेल टू नाबार्ड, आप जानते ही हैं, जो भी बैंक अपने PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाती है वो पैसा जमा करेगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। जो RIDF होता है वो एक फंड होता है जो कि मैनेज किया जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। जो भी मनी RIDF में डिपॉजिट होता है उसे हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। RIDF एक पेनल्टी है जो कि बैंक पे इम्पोज किया जाता था जो कि अपने PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी सही नहीं है कि RIDF पेनल्टी नहीं होता है, बेसिकली एक बैंक फाइनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नहीं आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एम्बिट में? PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, RRBs यानी रूरल बैंक, SCB यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, UCB यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है PACS। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, यदि आपको MCQs PDF चाहिए रूरल बैंकिंग के लिए, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको मैं सारा डिटेल प्रोवाइड करूँगा। CIB से रिलेटेड आपको क्विजेज अटेम्प्ट करनी है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर CIB मेड सिंपल करके सर्च कीजिए, हमारे चैनल में आपको दिख जाएगा। वहाँ पे डेली मैं क्विजेज भेज रहा हूँ जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथ कर सकते हैं। धन्यवाद।